नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये किसने कहा था? तेलंगाना के इस वक्त के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। और कब कहा था? अगर आपको याद होगा तो जुबली हिल्स में जो बाई इलेक्शन हुए थे बिहार चुनाव के साथ में, उस वक्त जुबली हिल्स में एक रैली को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने यह शब्द कहे थे। और इस शब्द को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास देखोगे तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही मुस्लिम तुष्टीकरण का रहा है। और अब तो आज के समय में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से एक के बाद एक चीजें जो सामने निकल कर आ रही है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी थी ही मुस्लिम परस्त पार्टी। तो फिर अब जो है वो बदला क्या? तो इस वक्त रेवंत रेड्डी कल निजामाबाद में जमीयत उलेमा हिंद के एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था। वो वहां पर मुख्य अतिथि थे और एक बार फिर उन्होंने कहा कि कोई उनको रेवंतुद्दीन भी कहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण कोटा पहले से तय कर दिया सरकार ने। और अब वो कह रहे हैं कि चाहे कोई कुछ भी जोर लगा ले, वो इसको खत्म नहीं होने देंगे। और मुसलमानों ने जो चाहा वो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये बात तो सत्य है कि मुसलमानों ने जो चाहा कांग्रेस पार्टी ने वो ही किया। तो ऐसी स्थिति में आखिर इसका राजनीति में अगर हम देखते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इस वक्त क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो जब कांग्रेस पार्टी खुलकर यह कहे कि वो मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ये कहने से कि वो हिंदुओं की पार्टी है, फिर उससे जो है वो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे भी अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचते हैं तो इस वक्त पूरे देश में एक तरीके से हिंदू जागरण का समय चल रहा है। और यही एक कारण है जिन लोगों को यह लगता है कि हिंदू जो है वो अब आक्रामक होने लगा है। नहीं, हिंदू जागृत होने लगा है। अब उसको समझ में आने लगा है, इसलिए वो विरोध करना शुरू कर चुका है। और अब उसका विरोध ही जो है वो आक्रामक, या हम कहें कि उससे भी ज्यादा लगने लगता है। तो सच्चाई क्या है वो आपको पता है, क्योंकि हिंदू इसका दूसरा पहलू भी है। अगर आप गैर मुस्लिम किसी भी धर्म को आप उठाकर देखें, चाहे वो जैन हो, सिख हो, बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, वो सहनशील भी उतना ही होता है, वो देशभक्त भी उतना ही होता है। लेकिन कुछ सेकुलरिज्म के कीड़ों को जिस तरीके से उस कीड़े ने काटा, और वो लगातार जो है वो इनको बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं। तो अगर आप ये कहोगे कि पत्थरबाजी जैसी घटना, हिंदू जो है वो जागृत हो गया है या वो हिंदू जागरण का समय है, तो वो पत्थर फेंकेगा नहीं, वो दंगे फसाद करेगा नहीं करेगा। तो ये जो दोनों में जो है वो बड़ा एक फर्क जिसको हम कहें कि वो नजर आता है। लेकिन जब हम कांग्रेस पार्टी के नजरिए से इसको देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी एक के बाद एक जिस तरीके से गलतियां करते जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी, या हम कहें कि समय जो है वो कैसा चल रहा है आपको पता है। और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? राहुल गांधी। और राहुल गांधी की बातें हम ये कह सकते हैं, क्योंकि नीतियां तो नहीं कह सकते कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की जो बातें हैं वो उसके लिए जिम्मेवार है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के साथ कोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है तो वो है रेवंत रेड्डी, और वो दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये, और अगर आप रेवंत रेड्डी की राजनीति में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले रेवंत रेड्डी टीडीपी में रहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उनको जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में, रिश्वत के आरोपों में 2015 में आपको पता होगा गिरफ्तार भी करवाया। और जिस दिन उनकी बेटी की शादी थी उस दिन वो कुछ समय के लिए जेल से छूट कर भी आए थे। और उसके बाद में जब वो कांग्रेस पार्टी में गए, फिर वो उठ खड़े हुए और आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। तो तेलंगाना का जन्म जो है वो बहुत ज्यादा समय हुआ भी नहीं है। और जब रेवंत रेड्डी इस तरीके का अगर स्पीच देता है तो हमें सबसे जरूरी जो बात है वो जानने की वो ये है कि तेलंगाना जैसे राज्य में
आखिर मुस्लिम आबादी कितनी होगी? तो अगर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग 15% से भी कम आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। हालांकि तेलंगाना के उत्तरी जो जिले हैं, जिसमें आप निजामाबाद की बात कर सकते हैं, संगारेड्डी की बात कर सकते हैं, या उत्तरी जिलों में और भी अब देखोगे तो वो मुस्लिम बाहुल्य, या हम कह सकते हैं कि वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर लगते ही हैं। और रेवंत रेड्डी ने यह कहकर, जब मैं ये कहता हूं तो दूसरी तरफ, क्योंकि हिंदुओं में इस वक्त की अगर आप बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बटोगे तो कटोगे चला, तो आपने देखा हिंदू एकजुट हुआ, लेकिन यूजीसी ने शंका पैदा कर दी। अब कई लोगों को लगता है कि यूजीसी ने जो है वो हिंदू धर्म को बांट दिया, लेकिन मैं अगर आप पर्सनली अगर इसको आकलन करके देखोगे तो मेरा मानना है कि यूजीसी से सरकार बैकफुट पर थी। क्यों बैकफुट पर थी? क्योंकि आरएसएस से बीजेपी का, या आरएसएस की जो विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा जातिवाद की विचारधारा नहीं थी। अगर आप आरएसएस को करीब से देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें सब लोग किसी भी जाति समुदाय से, वहां जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। एक साथ बैठकर वो खाना भी बनाते हैं और परोसते भी हो और खाते भी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सूट ही नहीं कर रहा था। लेकिन यूजीसी ने एक तरीके से सवर्ण समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक, जिसको हम कहें कि रोष या मनमुटाव की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब विपक्ष चाहता तो इसको मुद्दा बना सकता था, लेकिन विपक्ष ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की प्रमुखता कांग्रेस पार्टी से पहले है। आपने किसान जो आंदोलन चला उससे पहले किसानों के लिए जो कृषि कानून या एक्ट जो आए, तो उस वक्त दो एक्ट आए थे। एक था किसानों का और दूसरा था Z+ सिक्योरिटी का, जिसमें आपको पता होगा एक मुद्दा चला था, राहुल गांधी की सिक्योरिटी कम कर दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव किया Z+ सिक्योरिटी का। कांग्रेस पार्टी ने किसान का जो एक्ट था, फार्मर एक्ट जो था, उसके ऊपर बोलना ही उचित नहीं समझा और सदन को उस वक्त भी भेंट चढ़ने दिया Z+ सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर। जैसे इस वक्त बजट जो सत्र चला, उस बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी चाहती तो यूजीसी के मुद्दे को जोर शोर से उठा सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं किया। कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ चली गई, यह बताने के लिए कि हम जो है वो देशद्रोही या देशभक्ति, तो हमारी देशभक्ति कमजोर नहीं हो सकती, वो उस पार्ट पे चले गए। और उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश ने देखा, और एक तरीके से जनता को यह समझ में आ गया कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यूजीसी से नाराज भी होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाए। और ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 3 ही राज्य हैं और उनमें से एक राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहें कि वो कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है, तो फिर एक तरीके से वापस से हिंदुओं के लिए या बीजेपी के लिए ये वरदान से कम भी नहीं है, क्योंकि इससे हिंदू एकजुटता को एक जो है वो बड़ा संदेश जाता है। तो इसलिए बीजेपी के लिहाज से ये बहुत अच्छा हुआ, और कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान वोट अब बंटने लगा है, और इसका आकलन आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको तेलंगाना में जाकर अगर आप तेलंगाना का आकलन करोगे, वहां का सोचोगे, तो मुझे लगता है कि वहां के बजाय बिहार का चुनाव देखिए आप। इसी रेवंत रेड्डी को वोटर अधिकार यात्रा में MK स्टालिन के साथ बुलाया राहुल गांधी ने, क्या उसका कोई फर्क पड़ा? क्योंकि जुबली हिल्स का चुनाव भी उसी वक्त था और उसी वक्त ये स्टेटमेंट दिया गया था। उल्टा कांग्रेस पार्टी 6 पे आ गई और तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क कर दिया। तो रेवंत रेड्डी से कांग्रेस पार्टी को दूसरे राज्यों में कोई फायदा होगा, यह कांग्रेस पार्टी को भूल जाना चाहिए। और जहां रेवंत रेड्डी ने जो बातें बोली, क्योंकि उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि तेलंगाना सरकार जो है वो हेट स्पीच के लिए एक सख्त कानून लाने जा रही है, और कानून जो है वो किसको प्रस्ताव भेजा है कानून बनाने के लिए? आपको पता होगा, पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी। ये वही सुदर्शन रेड्डी है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभी नामांकन किया था विपक्ष की तरफ से। और मैसेज क्या देना चाहते थे? मैसेज ये देना चाहते थे कि जो
जड़वा स्लूम जो था, आपको पता ही होगा, लाल आतंक को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, तो जिस तरीके से लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी अपने गांव की रक्षा के लिए, उनके खिलाफ उसको रद्द किया। और रद्द करने के बाद में उसका यह हुआ कि नक्सलियों ने 36 लोगों को, 36 निर्दोष लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। ये वही सुदर्शन रेड्डी है जिसका विवाद चला था। अब इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कहा, क्योंकि बहस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो एक उन्होंने कहा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे 4% आरक्षण के बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जब भी मुसलमानों ने कुछ चाहा कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। यह रेवंत रेड्डी के शब्द से है जिसको मैं कोट कर रहा हूं। तो सच्चाई यह भी है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान चाहा और इसी कांग्रेस पार्टी ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान भी बनाया। ये इसका जो है वो काउंटर जवाब हम दे सकते हैं। और इसके लिए, क्योंकि जिस जमीयत उलेमा हिंद की बात की जाती है कि वो गांधी के साथ थी, तो गांधी की विचारधारा के साथ जो भी था, तो अगर भारत के बंटवारे के लिए जितना नेहरू जिम्मेदार थे उतना महात्मा गांधी भी जिम्मेदार थे। तो हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए। अब इसके लिए जो है वो सबका आकलन ये हो सकता है कि 1919 में जिस जमीयत उलेमा हिंद का गठन हुआ, वो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे अगर कोई हमारे घर के ऊपर कब्जा कर ले, हम उससे घर छुड़वाएं और फिर उस घर को खुद ही तोड़ दें। तो भारत को आजाद करवाया और भारत के टुकड़े भी कर दिए। कैसे किए? नेहरू और एडविना माउंटबेटन का आपने अभी देखा ही है किस तरीके से प्रसंग चल रहा है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई रेवंतुद्दीन कहकर बुलाता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इस वक्त मोहम्मद यूनुस का नाम भी उछल रहा है। मोहम्मद यूनुस, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, आप गूगल पे सर्च करिए कि मोहम्मद यूनुस कौन थे। इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार, बेहद करीबी माने जाते हैं। अब उनका रिश्ता क्या था, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी टिप्पणी सोशल मीडिया पर चल रही है जब से निशिकांत दुबे ने यह प्रसंग छेड़ा है। और उसके बाद में अगर आपको इसको और ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी है तो आदिल शहरयार, मोहम्मद यूनुस का बेटा, और इसकी एक और कड़ी की मैं बात बता देता हूं। जब संजय गांधी को, अब इसमें सच्चाई क्या है कि लोग जो है वो संजय गांधी का जो पिता के रूप में देखते हैं मोहम्मद यूनुस को। अब उसमें क्या सच्चाई है, ऐसा कुछ जो है वो अभी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये जरूर है कि संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी मोहम्मद यूनुस के घर पर हुई थी। और उसी के बेटे आदिल शहरयार को छुड़ाने के लिए राजीव गांधी ने क्या किया था, मुझे लगता है कि वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, सर्च गूगल पे सर्च जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने भारत को मुस्लिम राष्ट्रपति दिया और लगभग 6 से 7 जो है वो मुस्लिम मुख्यमंत्री भी दिए। ये रेवंत रेड्डी का स्पीच है। तो कांग्रेस ने भारत को मुस्लिम राष्ट्रपति दिया, क्या कांग्रेस ने भारत को मुस्लिम प्रधानमंत्री दिया? क्योंकि मुसलमानों के वोट जो है उसकी एक तरफा ठेकेदार बनी बैठी है कांग्रेस पार्टी, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गांधी परिवार से इतर जाकर? यह भी जो है वो विचार करना चाहिए। और जहां पर राष्ट्रपति पद की बात आती है तो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा जो कहा, हां, इसमें मैं एक चीज और कोट करूंगा, कांग्रेस पार्टी ने एक और व्यक्ति को जो है वो अहम पद दिया, उपराष्ट्रपति पद, 2 बार, हामिद अंसारी। और हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति होने के बाद और बंगले के बाद सुरक्षा लेकर बैठा व्यक्ति ये कहता है कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करता है। तो ये कौन सी क्रोनोलॉजी के तहत कहता है? क्योंकि फिर आम आदमी, एक व्यक्ति जो सुरक्षा घेरे में है, सरकारी बंगले में रह रहा है, वो कैसे कह सकता है कि वो असुरक्षित महसूस करता है? लेकिन दूसरी तरफ कर्नल पुरोहित जैसे लोग भी थे जिनको पकड़कर जेल में डाला गया और 8 साल तक वो जेल में रहे और फिर उसके बाद में उस मुकदमे में बरी हुए। आज तक कभी उन्होंने तो नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि इस बात पर भी विचार करना चाहिए। इसके अलावा जो कहा कि अजरुद्दीन को मंत्री बनाया, और अजरुद्दीन को मंत्री मजबूरी थी क्योंकि जुबली हिल्स का चुनाव था और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अजरुद्दीन को मंत्री बनाया गया था। अब अजरुद्दीन का इतिहास, बेहतरीन कप्तान थे, अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे फील्डर भी थे क्योंकि फील्डिंग बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन
जिस तरीके से मैच फिक्सिंग के मामले में उनका नाम आया, तो मुझे लगता है कि वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलवाया। अब अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलवाया, ऐसे कानून लेकर आई कांग्रेस पार्टी, ये रेवंत रेड्डी का कहना है। तो वक्फ जो कानून था वो भी तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई। एक तरफ पाकिस्तान, जिसने बंटवारे के बाद जो प्रॉपर्टी थी, जो लोग अल्पसंख्यक या हम कहें कि उधर जो हिंदू और सिख थे अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर आ गए, उसको कोई बोर्ड का गठन नहीं करके सरकार ने अपने जो है वो उसके अंदर रखा और फिर उसके बाद में अपने इस्तेमाल के लिए रखा, जबकि यहां पर वक्फ बोर्ड बनाया और कानून इतना सख्त बनाया, इतना हक दिलाया कि वो दूसरों की जमीनों पर भी कब्जा करने लगा। तो 2014 से लेकर 2020 तक क्या स्थिति बनी वक्फ की, वो पूरे देश के सामने है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही समय पहले वक्फ के ऊपर बड़ी बहस जो है वो हमने और आपने सुनी भी है और देखी भी है। और हेट स्पीच का वो जिक्र मैंने जो है वो कर ही दिया। तो इसका अगर दुर्गामी हम देखते हैं, तो अगर हम तेलंगाना को छोड़ देते हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी को यह लगता है कि तेलंगाना में वो बने रहेंगे, तो अब विचार करने वाली बात यह है कि पूरे देश में, क्योंकि हिंदू अब जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ता ही जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यूजीसी जैसे एक्ट के आने के बाद अगर कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता, क्योंकि बड़ा नेता इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, और वो इस तरीके का अगर स्टेटमेंट देता है, तो एक तरीके से जो नाराजगी थी सवर्णों में, मुझे लगता है कि वो भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगी और सोचने पर मजबूर जरूर करेगी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो फिर किसके साथ। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।